हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र यानी कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। पूरी एनर्जी के साथ चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं ना, वो सभी के सभी चैप्टर्स आपस में लिंक हैं। मतलब कि एक पूरी कहानी की टाइप में जो है फॉर्म हो रही है। जैसे कि हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा था? कोल्ड वॉर वाला, यानी कि शीत युद्ध। तो उसके अंदर हमने देखा था कि भाई कैसे जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई चली। फर्स्ट चैप्टर के अंदर यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई के बारे में बता रखा है, यानी कोल्ड वॉर के बारे में बताया है। उसके बाद आया सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में हमने देखा दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मतलब कि सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि यूएसएसआर का अंत कैसे हुआ। समझना, सेकंड चैप्टर में हमने क्या देखा है कि यूएसएसआर का अंत कैसे हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर। फिर आता है इसमें थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का नाम है यहाँ पे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यानी कि पूरा जो है यूएसए की हेजीमनी हो गई थी। जैसे इसका मतलब क्या है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में पहले लड़ाई थी, बाद में क्या हुआ, यूएसएसआर जो है हार गया जब इसका दिसंबर 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो यूएसएसआर हार गया था। तो भाई जब यूएसएसआर हारेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीता कौन? यूएसए विन हो गया। यानी कि अब पूरे वर्ल्ड पे किसका वर्चस्व हो गया? अमेरिका का, ठीक है, यूएसए का। तो यानी कि थर्ड चैप्टर में हमने देखा कि भाई कैसे यूएसए ने जो है अपनी हेजीमनी दिखाई, कैसे जो है यूएसए पूरी दुनिया के ऊपर वर्चस्व अपना निभाने लग गया। ठीक है, वो सब किसके अंदर है? थर्ड चैप्टर के अंदर। फिर अब आया हमारे पास फोर्थ चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या है? न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पे सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, अब समझना ये इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। सत्ता के नए केंद्र आ गया फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर हमारे को ये बात बता रहा है कि भाई यूएसए की हेजीमनी तो हो चुकी है, मतलब यूएसए जो है वो जीत तो चुका था, उसने पूरा वर्चस्व बना लिया था। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया पर हमेशा जो है यूएसए का ही वर्चस्व रहेगा। कभी ना कभी तो भाई टाइम आएगा ना तब यूएसए भी नीचे आ जाएगा। यानी कि यूएसए को हराने के लिए जितनी भी सारी कंट्रीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं सबको क्या बोला जाता है? सत्ता के नए केंद्र। तो अब आपको एक बात ये समझ में आ गई होगी कि सत्ता के नए केंद्र का मतलब ये है कि यूएसए को हराने के लिए, उसके वर्चस्व को खत्म करने के लिए जो जो देश और जो जो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन आगे आ रहे हैं, उन्हीं को बोला जाता है सत्ता के नए केंद्र, यानी कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमने समझ लिया है, और चैप्टर कैसे आया इस लाइन के अंदर वो भी समझ लिया है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, यूएसए यूएसएसआर के बीच में लड़ाई चल रही थी। सेकंड चैप्टर में देखा कि भाई कैसे यूएसएसआर हार गया। थर्ड चैप्टर में देखा कि भाई कैसे फिर यूएसए ने अपना वर्चस्व निभाया, कैसे उसने पूरी दुनिया को अपनी कंट्रोल में ले लिया, हेजीमनी दिखाई। और फोर्थ चैप्टर में हमने देखा कि भाई कौन कौन से देश जो है वो आ रहे हैं, कौन कौन से संगठन हैं जो यहाँ पे अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए सामने आ रहे हैं, और उन्हीं को कहा जाता है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के नए केंद्र। तो अब फोर्थ चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सत्ता के नए केंद्र, यानी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो इस डेफिनेशन के अंदर मैंने वही बात लिखी है कि सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय उन देशों से है, और यहाँ पे हम देशों के अलावा लिख सकते हैं संगठन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संगठन, क्योंकि यहाँ पे देश थोड़े हैं, संगठन भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय उन देशों से या उन संगठनों से है जो भविष्य में जाकर, यानी कि फ्यूचर में जाकर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं और यूएसए की हेजीमनी को खत्म कर सकते हैं। तो वही बात लिखी है कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर मीन दोज कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन चैलेंज अमेरिकन हेजीमनी। ठीक है, तो अब कौन कौन से संगठन हैं और कौन कौन से देश हैं, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सभी संगठनों को पढ़ेंगे और सभी देशों को पढ़ेंगे। तो भाई कौन कौन से संगठन हैं? जैसे यूरोपीय संघ, इसको पढ़ेंगे हम यहाँ पे, आसियान को पढ़ेंगे, ब्रिक्स को पढ़ेंगे, ये सभी संगठन हैं।
जो अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करेंगे, यूएसए की हेजीमनी को खत्म करेंगे। और देश भी हैं कई सारे। देश कौन कौन से? तो इंडिया, सबसे पहले भाई इंडिया का नाम आगे आएगा। हाँ, इंडिया जो है एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है जो अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने वाला है। उसके अलावा चाइना है, जापान है। तो इन सभी संगठनों के बारे में और देशों के बारे में हमारे को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। तो चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे एक संगठन को पकड़ेंगे, उसका नाम है यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर हम यूरोपियन यूनियन को पढ़ के ख़त्म करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आराम से जो है चाय पानी लेके बैठ जाइएगा, कहीं जाना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूरोपीय संघ के साथ और इस बात को समझते हैं कि यूरोपीय संघ बना कैसे, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका पूरा प्रोसेस क्या रहा। तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आपको पता ही होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली थी? 1939 से लेकर 1945 तक। इतने टाइम में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, यानी कि जब 1945 आया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया, खत्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ ना, यूरोप जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते यूरोप पूरी तरीके से बर्बाद, पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। वो इसलिए तबाह हुआ था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे ज्यादा देश यूरोप के ही थे। इसी वजह से यूरोप पूरी तरीके से तबाह हो गया। और यूरोप के जितने भी नेता लोग थे उस टाइम पे, जितने भी लीडर्स थे, वो सभी बहुत ही ज्यादा चिंतित थे, एंग्शियस थे, परेशान थे। उनके सामने दो क्वेश्चंस बार बार सामने उठ के आ रहे थे कि क्या हमारे को पुरानी दुश्मनी को फिर से चालू करना चाहिए या फिर हमारे को नए रिश्ते बनाने चाहिए। ठीक है, दो क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या पुरानी लड़ाई को फिर से चालू करना चाहिए या फिर नए रिश्ते बनाने चाहिए, दोबारा से सारी चीजों को बुनना चाहिए एक एक करके और दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए। इस चीज को लेकर यूरोप जो है बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे परेशानी में था। ये बात कब की हो रही है? 1945 के बाद की, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप तबाह हो चुका है। अब भाई जैसे कि आपको पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी, यानी कि जब 1945 आया था, तो उसी में एक नई लड़ाई स्टार्ट हुई थी, एक नया युद्ध स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध। तो शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था 1945 में। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उसी टाइम शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था 1945 में। और चला कब तक था? ये 1991 तक। इसकी पूरी कहानी क्या रही है, ये सब बातें हमने अभी सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ के ही आए हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। और शीत युद्ध की वजह से, कोल्ड वॉर की वजह से यूरोप को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला, यूरोप को बहुत ज्यादा सहायता मिली। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे शीत युद्ध की वजह से यूरोप को सहायता क्यों मिल रही है? वो इसलिए मिल रही है क्योंकि शीत युद्ध के अंदर चल क्या रहा था? शीत युद्ध के अंदर सभी लोग अपने अपने गुट बना रहे थे। अमेरिका भी अपना गुट बना रहा था, अपना एक ग्रुप बना के तैयार कर रहा था, और यूएसएसआर भी अपना एक ग्रुप बना रहा था। तो उस टाइम पर क्या हुआ? अमेरिका को ये लगा कि अगर मेरे को यूएसएसआर को हराना है कोल्ड वॉर के अंदर, तो मेरे को यूरोप के जितने भी देश हैं उनको अपनी साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप वाले देश जो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो एक तरीके से। तो इसीलिए यूरोप वाले देशों को अपनी साइड रखने के लिए अमेरिका ने क्या करा? जितने भी यूरोप के देश थे उन सभी को मदद करना स्टार्ट किया, उनको सहायता पहुंचाना स्टार्ट किया। तो वही बात लिखी है कि भाई अमेरिका ने क्या किया है? यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, मतलब कि जो अभी यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है उसके पुनर्गठन के लिए, उसको दोबारा से उसको गठन करने के लिए, दोबारा से उसको खड़ा करने के लिए बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट किया। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, ये बात कब की चल रही है? जब शीत युद्ध स्टार्ट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अमेरिका क्या कर रहा है अब यहाँ पे? यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए सपोर्ट कर रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से उसने सपोर्ट किया। और इसी सपोर्ट को कहा जाता है मार्शल योजना, यानी कि मार्शल प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जाता है कि मार्शल प्लान क्या होता है, मार्शल योजना क्या होती है। तो इस बात को समझ के रहना है हमारे को कि भाई जब यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जब अमेरिका ने सपोर्ट किया था, उसी को कहा जाता है मार्शल योजना, यानी कि मार्शल प्लान। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई? यहाँ पे नाटो बनाया गया।
हमारे को ये बात पता होनी चाहिए कि भाई अमेरिका ने क्या करा था, नाटो बनाया था। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो हाल फिलहाल में चर्चा में भी रह रहा है, तो ये बात तो हमारे को बहुत ही जरूरी जो है पता होनी चाहिए कि नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था, 1949 के अंदर। किसके द्वारा हुआ था, यूएसए के द्वारा इसका गठन करवाया गया था यूरोप के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे को पता होनी चाहिए कि शुरुआत में इसमें कितने देश थे, 12 देश थे टोटल शुरुआत के अंदर नाटो के अंदर। ठीक है, तो अमेरिका ने यहाँ पे क्या करा भाई, यूरोप के देशों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी सहायता के लिए, एक टाइप से हम कह सकते हैं सामूहिक सुरक्षा के लिए, अमेरिका ने उनके लिए नाटो बनवा दिया, अमेरिका ने सपोर्ट करके। ठीक है, तो वही बात लिखी है कि भाई नाटो के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी भी करवाई। किसने करवाई, अमेरिका ने। अमेरिका जो है अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है यूरोप को। पहले तो उसने क्या करा, अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए एक मार्शल प्लान लेकर आया ताकि वो उसकी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाए, दोबारा से जो है उसका पुनर्गठन हो जाए। उसके बाद उसने नाटो बनवाया, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था हो जाए ताकि वो जितने भी यूरोप के देश है उनके पास एक तरीके से सिक्योरिटी आ जाए, वो सुरक्षित हो जाए। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर मेरे को यूएसएसआर को हराना है कोल्ड वॉर के अंदर, तो मेरे को यूरोप वाले देशों को अपनी साइड रखना पड़ेगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, तो वही सारी बातों को ध्यान में रखे अमेरिका मदद कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्शल योजना के अंतर्गत 1948 के अंदर, 1948 के अंदर, 1948 के अंदर अमेरिका ने क्या करा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया। क्या बनाया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। समझ रहा, नाम से ही पता लग रहा है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग। सहयोग कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट कौन कर रहा है, यहाँ पे अमेरिका सहयोग कर रहा है। किसका, यूरोप का। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई यूरोपीय आर्थिक सहयोग, यानी कि पैसों से उनकी मदद करने के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए एक संगठन बनाया गया 1948 के अंदर, 1948 के अंदर। किसके द्वारा, अमेरिका की मदद से, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद क्या हुआ भाई, अब यहाँ पे 1948 में ये बन के तैयार हुआ, तो उसके बाद अब काम चालू हो गया है। जनरेटर देखे ना, जनरेटर में क्या होता है कि भाई एक बार तुमने बस क्या करा, उसको घुमा दिया, बस एक बार वो घड़ 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 स्टार्ट हुआ, फिर वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, घड़ 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 घड़। समझ आ रहा है, मतलब कि भाई यहाँ पे क्या करा अमेरिका ने, बस एक बार जनरेटर का वो टायर घुमाया ही है बस, उसके बाद सारा काम अपने आप ही हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये बना ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन, तो उसके बाद क्या हुआ, 1949 में, अगले ही साल, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसका नाम पड़ा यूरोपीय परिषद, यानी कि यूरोपियन काउंसिल। अब एक बार जनरेटर चालू हो चुका है, वो अपने आप सारी चीजें हो रही है। अब क्या बन गया, यूरोपियन काउंसिल बन गई, यूरोपीय परिषद बन गया। उसके बाद क्या हुआ, 1957 के अंदर यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया। क्या बनाया गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई आर्थिक तो पहले ही हो चुका है, लेकिन याद रखना है कि भाई पहले जो ये आर्थिक हुआ है ये अमेरिका की मदद से हुआ है। यहाँ पे सहयोग लिखा है ना, यहाँ पे सहयोग करा है किसने, अमेरिका ने। तो यूरोप वाले ने सोचा कि भाई पहले तो वो अमेरिका ने सहयोग करके बनाया था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, लेकिन अब अपना भी तो बनाना पड़ेगा, डिपेंड हो गया अपने ऊपर। तो वही सारी बातें यहाँ पे उसने क्या करा, यूरोप वालों ने अपना बनाया यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये कब हुआ है, 1957 के अंदर। उसके अगले ही साल फिर 1958 के अंदर क्या हुआ, यूरोपीय संसद बन के तैयार हो गई, यूरोपियन पार्लियामेंट बन गई, पूरे यूरोप की एक पार्लियामेंट बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो अभी तक की प्रोसेस ये रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, 48 के अंदर अमेरिका ने सहयोग करा तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। 49 के अंदर ही क्या हुआ, यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल बनाई गई। उसके बाद 57 के अंदर आर्थिक समुदाय, क्योंकि वो पहले अमेरिका ने सहयोग करा था इसीलिए वो उन्होंने खुद का बना लिया यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। उसके बाद 58 के अंदर यूरोपियन संसद, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट। और डेट भी आसान है, हमारे को याद भी रहेगी। पहले क्या है, 48, 49 और उसके बाद जो है 57 और 58। बस आसान डेट है, 48, 49, 57, 58। तो अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ भाई, 58 के अंदर जब यूरोपियन पार्लियामेंट बन के तैयार हुई,
उसके बाद में जाके क्या हुआ, 1991 के अंदर जो पूरा यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। समझना, उसके बाद क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, 1991 के अंदर जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि यूएसएसआर खत्म हुआ, तो उसी के बाद जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ तो ये सारी जो प्रक्रिया चलती हुई आ रही थी, ये सारा जो प्रोसेस चलते हुआ आ रहा था वो और ज़्यादा तेज हो गया। और 1992 के अंदर क्या बन के तैयार हो गया, यूरोपीय संघ बन के तैयार हुआ, यानी कि यूरोपियन यूनियन बन के तैयार हो गया। तो ये बात अब यहाँ पे आपको समझ में आई होगी कि भाई यूरोपीय संघ कैसे बनाया गया था, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही थी। ठीक है, अमेरिका का बस शुरुआत में रोल रहा, अमेरिका ने बस जनरेटर चालू किया था, उसके बाद यूरोप वालों ने अपने आप ही पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार कर दी थी। तो अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि भाई यूरोपीय संघ कैसे बना, यूरोपियन यूनियन कैसे बना। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यूरोपियन यूनियन की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या कमियां हैं। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। दोस्तों, आगे चलने से पहले एक बार यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के ऊपर भी देख लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है उसके फ्लैग के अंदर टोटल 12 स्टार हैं। कितने स्टार है, 12। अब गिनती करने मत बैठ जाना भाई 12 है कि नहीं है। ठीक है, टोटल उसके अंदर कितने स्टार हैं, 12 स्टार हमारे को देखने को मिलते हैं, 12 स्टार देखने को मिलते हैं। और ये जो 12 सितारों का जो एक घेरा बना हुआ है ना, ये चीज क्या दर्शाता है, एकता और मेल मिलाप को। ठीक है, ये चीज क्या है, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है कि भाई जितने भी जो यूरोपियन यूनियन के अंदर 12 देश हैं वो सभी क्या है, एक है, और वो उन सभी के अंदर क्या है, मेल मिलाप है, भाईचारा है एक तरीके से। ये चीज उसको दर्शाती है 12 स्टार को। ठीक है, उसके अलावा 12 की संख्या को यूरोप में पारंपरिक रूप से पूर्णता, एकता और समग्रता, पूर्णता यानी कि क्या है, परफेक्शन। ठीक है, पूर्णता यानी कि परफेक्शन, एकता यानी कि क्या, यूनिटी, और समग्रता यानी कि क्या होता है, टोटलिटी। ठीक है, तो यानी कि 12 की संख्या को यूरोप में पारंपरिक रूप से पूर्णता यानी कि परफेक्शन, यानी कि जो ये 12 की संख्या, जो ये 12 स्टार जो बने हुए हैं, जो 12 देश हैं वो सभी क्या है, आपस में मिलकर परफेक्ट होते हैं, परफेक्शन आता है उनके अंदर, ये चीज दर्शा रहे हैं। उसके अलावा ये यूनिटी को दर्शाते हैं और समग्रता यानी कि टोटलिटी को भी दर्शा रहे हैं। तो ये जो है हमारे को यूरोपियन यूनियन के झंडे से ये सारी बातें पता लगती हैं। उसके अलावा हमारे को ये बात भी याद रखनी है कि यूरोपियन यूनियन की पूरी डेट क्या है, तो पूरी डेट है उसकी 7 फरवरी 1992। ठीक है, 7 Feb 1992 उसके बनने की पूरी डेट है यूरोपियन यूनियन की। उसके अलावा यहाँ पर याद रखनी है कि ये कौन सी संधि के द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा। ठीक है, कौन सी संधि के द्वारा, मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा जो है ये चीज जो है बनाई गई थी, यूरोपियन यूनियन बनाया गया था। ठीक है, ये बात हमारे को क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का झंडा क्लियर हो चुका है और वो पूरा डेट क्या है, 7 फरवरी 1992, कौन सी संधि के द्वारा, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा बनाया गया था। तो अब यहाँ पे चलते हैं उसकी विशेषताओं की तरफ और कमियों की तरफ। स्टार्ट करते हैं विशेषताओं को। सबसे पहली विशेषता है कि इसके गठन में एक लंबा समय लगा, मतलब कि इसके फॉर्मेशन में एक बहुत ही लंबा समय लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो हमारे को पता ही है कि भाई इसका काम स्टार्ट कब हुआ था, 1948 के अंदर। 48 के अंदर ही तो भाई अमेरिका ने क्या करा था, आर्थिक सहयोग संगठन बनाया था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो अमेरिका ने ये 48 के अंदर स्टार्ट करवाया था। और ये बना कब जाके, तो ये बना 7 फरवरी 1992 के अंदर। इतना लंबा समय लगा इसके बनने में। तो ये इसकी क्या है, एक विशेषता है। क्योंकि भाई अगर एक छोटी मोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होती, टुच्ची मुच्ची सी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो फटाक से बन जाती। लेकिन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक विशाल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इसको एक लंबा समय लगा। तो पहली विशेषता यही है कि भाई गठन में एक लंबा समय लगा। दूसरी पे चलते हैं, तो आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर इसने क्या करा है, राजनीतिक रूप ले लिया है। मतलब कि जब ये बनाई गई थी तो सिर्फ ये आर्थिक मामलों के लिए बनाई गई थी, सिर्फ इकोनॉमिक मैटर्स के लिए ही। लेकिन आज इसने क्या करा है, राजनीतिक रूप ले लिया है। आज इसकी एक परिषद भी है, पूरा एक पार्लियामेंट भी है, और एक बड़ी बात क्या है कि पूरा एक यूरोपियन यूनियन बनके तैयार हो गया है, यूरोपीय संघ। तो दूसरी विशेषता वही है कि आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर इसने राजनीतिक रूप लिया है। चलते हैं तीसरी की साइड, तो विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। मतलब कि है तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही,
लेकिन इसके काम करने का तरीका ऐसा है कि ये देखने में लगता है कि क्या है, विशाल राष्ट्र राज्य है, एक बहुत ही बड़ा एक बिग नेशन स्टेट है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि ये भाई कैसा लगता है, राष्ट्र राज्य की तरह, एक देश की तरह लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन देखने में हमारे को इसके कोऑर्डिनेशन की वजह से, इसके तालमेल की वजह से हमारे को ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, एक देश है, पूरा एक नेशन ही है। तो ये भी इसकी एक विशेषता। उसके अलावा इसका एक झंडा है, एक गान है, एक स्थापना दिवस है तथा एक मुद्रा यानी कि एक करेंसी है। कौन सी करेंसी? तो इसकी एक करेंसी है यूरो। समझ आ रहा है? तो इसका क्या है भाई, एक झंडा, एक गान, एक स्थापना दिवस और एक मुद्रा यूरो है। ये भी इसकी विशेषता। उसके बाद चलते हैं अगली पे, तो साझी विदेश तथा सुरक्षा नीति, मतलब कि जितने भी इसके अंदर देश हैं उन सब की साझी यानी क्या है, एक जैसी, कॉमन, एक कॉमन क्या है, विदेश नीति है और सुरक्षा नीति है। समझ आ रहा है? मतलब कि सभी देशों की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी जो है एक जैसी देखने को मिलती है। ये सभी इसकी क्या हो गई, विशेषता। अब हम इसके देख लेते हैं राजनीतिक प्रभाव क्या है, इसके आर्थिक प्रभाव क्या है, कूटनीतिक प्रभाव क्या है और सैन्य प्रभाव क्या है। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। आर्थिक प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है कि 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2005 के टाइम पर यह दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और इसकी जीडीपी जो है वो 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की थी उस टाइम पे। समझ रहे हो, इतनी बड़ी जीडीपी, 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की जीडीपी थी, जो कि अमेरिका से भी कुछ ज़्यादा है। अमेरिका से भी ज़्यादा जीडीपी थी उस टाइम पे इसकी। और दूसरा क्या है कि यूरो जो है डॉलर पर खतरा बन सकता है, यानी कि यूरो जो है वो एक तरीके से पूरे डॉलर के वर्चस्व को धीरे धीरे कम करता जा रहा है, उसके ऊपर खतरा बना हुआ है। और विश्व व्यापार के अंदर अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा भागीदारी है। कितनी गुना ज़्यादा भागीदारी? 3 गुना ज़्यादा भागीदारी है पूरे विश्व व्यापार के अंदर। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी पूरे वर्ल्ड के अंदर व्यापार हो रहा है, उसके अंदर अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा भागीदारी लेके बैठा हुआ है। और इसीलिए व्यापारिक विवादों में यूएसए और चाइना से धौंस के साथ बात करता है। यानी कि जब भी व्यापारिक विवाद होते हैं, जब भी ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं, तो उनके अंदर ये यूएसए के साथ और चाइना के साथ धौंस के साथ बात करता है, अकड़ के बोलता है, क्योंकि भाई 3 गुना ज़्यादा भागीदारी लेके बैठा है। ठीक है। उसके अलावा विश्व व्यापार संगठन के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप के रूप में काम करता है। तो ये तो हो गए इसके आर्थिक प्रभाव। अब देखते हैं राजनीतिक प्रभावों को। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक प्रभाव की, यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हमारे को याद रखना है कि भाई इसका एक सदस्य देश है जिसका नाम है फ्रांस। और फ्रांस क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, यानी कि एक स्थायी सदस्य है। ठीक है। तो भाई फ्रांस क्या है, इसका एक स्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। सिक्योरिटी काउंसिल किसका पार्ट है? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अंदर टोटल कितने देश बैठते हैं परमानेंट? 5 देश। और उन्हीं 5 देशों में से एक फ्रांस भी क्या है, उसी का हिस्सा है। और इसके अंदर हमारे को एक बात और याद रखनी है कि पहले इसके अंदर ब्रिटेन भी था, पहले इसी के अंदर ब्रिटेन भी इंक्लूड होता था। पहले हम यहाँ पे 2 कंट्रीज का नाम लिखते थे। पहले यहाँ पे हम लिखते थे कि इसके 2 सदस्य देश हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटेन जो है वो उसने एग्जिट कर दिया और उसी की वजह से एक डायलॉग फेमस हुआ था, ब्रेग्जिट। आपने सुना भी होगा। ठीक है। ब्रेग्जिट जो है वो इसीलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटेन ने क्या करा था, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर दिया था। तो उसके बाद इसमें अब एक ही देश बचा है, कौन? फ्रांस। तो फ्रांस क्या है, परमानेंट मेंबर है, प्लस और भी बहुत सारे इसके सदस्य हैं और जो टेम्पररी मेंबर हैं। ठीक है। परमानेंट में तो एक बैठा ही है, लेकिन उसके अलावा टेम्पररी मेंबर जो है वो और भी बहुत सारे हैं इसके पास। और इसी चीज का रिजल्ट ये निकल के आता है कि ये अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों को क्या करता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सभी की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है कौन? यूरोपियन यूनियन। तो ये इसका हो गया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी राजनीतिक प्रभाव। अब चलते हैं कूटनीतिक प्रभाव की ओर।
कूटनीतिक प्रभाव को देख लेते हैं, जिसको डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो कूटनीतिक प्रभाव के अंदर हमारे को याद रखना है कि जब भी चीन क्या करता है, मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। भाई चीन एक ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और पर्यावरण का विनाश किया जाता है। चीन जो है अपने इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को ऐसे ही उड़ा देता है, बहुत सारा पर्यावरण विनाश करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि चीन को मानवाधिकार के उल्लंघन तथा पर्यावरण के विनाश के मामले में ये धमकी भी नहीं देता, अपनी सैनिक ताकत भी नहीं दिखाता, बल्कि ये क्या करता है, कूटनीति खेलता है। यही बात याद रखनी है, कूटनीतिक प्रभाव के अंदर ये क्या करता है, वहां पे कूटनीति खेलता है और चीन को रोकने के लिए, मतलब कि मानवाधिकार का उल्लंघन करने से रोकने के लिए, पर्यावरण का विनाश करने से रोकने के लिए ये क्या करता है, उसको एक तरीके से आर्थिक निवेश और बातचीत से डरा देता है। मतलब कि ये बोलता है कि भाई अगर तुम यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन बंद नहीं करोगे, पर्यावरण का विनाश करना बंद नहीं करोगे, तो हम जो है तुम्हारे देश के अंदर बिल्कुल भी आर्थिक निवेश नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। उसके अलावा पूरा यूरोप जो है तुम्हारे से बातचीत करना बंद कर देगा। यानी कि ऐसा बोल के ये क्या कर रहा है, चीन को एक तरीके से डरा दे रहा है और बिना लड़ाई करे ही चीन को जो है हार माननी पड़ जाती है। यही है इसका कूटनीतिक प्रभाव, यानी कि डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। सैन्य प्रभावों को देख लेते हैं, मिलिट्री इन्फ्लुएंस को। तो उसके अंदर हमारे को याद रखना है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है इसके पास। उसके अलावा रक्षा बजट जो है अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इसका ही रक्षा बजट देखने को मिलता है। डिफेंस के मामले में सबसे ज्यादा बजट है भाई अमेरिका के बाद। उसके अलावा फ्रांस के पास क्या है, यहाँ पे परमाणु हथियार भी है, न्यूक्लियर वेपन है फ्रांस के पास। ठीक है, तो ये सारे इसके किस में आते हैं, सैन्य प्रभावों के अंदर। उसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में, यानी स्पेस साइंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में ये विश्व के अंदर सेकंड रैंक के ऊपर आता है, विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये हो गए इसके सैन्य प्रभाव। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पर विशेषताएं खत्म होती है। अब इसकी कमियों को एक बार देख लेते हैं, तो हमारा पूरा यूरोपीय संघ जो है खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कमियों की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं कमियों की। तो कमियों में सबसे पहली कमी है कि कई बार इनकी विदेश तथा सुरक्षा नीति एक दूसरे के विरुद्ध हो जाती है। यानी कि कई बार ये भी देखने को मिला है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो एक दूसरे के विरुद्ध हो जाती है। प्रोटेक्शन पॉलिसी, विदेश का सुरक्षा नीति, यानी कि तो अब चलते हैं कमियों की तरफ। तो कमियों के अंदर सबसे पहली कमी है कि कई बार इनकी विदेश और सुरक्षा नीति एक दूसरे के विरुद्ध हो जाती है। कई बार ये देखने को मिला है कि इनकी जो भी फॉरेन पॉलिसी है और जो रक्षा नीति है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई है। एग्जाम्पल के लिए, जब यूएसए ने इराक के ऊपर हमला किया था, ठीक है, यूएसए ने किसके ऊपर हमला किया था, इराक के ऊपर हमला किया था, तो उस टाइम पर जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था टोनी ब्लेयर, कौन था, टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर ने किसका साथ दिया था उस टाइम पे, अमेरिका का साथ दिया। यानी कि यूके जो है उस टाइम पे अमेरिका का साथ दे रहा था, जबकि जो जर्मनी और फ्रांस है इन दोनों ने जो है इराक का साथ दिया था। यानी कि यहाँ से हमारे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो अमेरिका है और जो जर्मनी और फ्रांस है, इनकी जो विदेश और रक्षा नीति है वो आपस में टकरा गई है। एक कंट्री जो यूएसए को फॉलो कर रही है और जर्मनी और फ्रांस यहाँ पे इराक को फॉलो कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई। तो अब चलते हैं दूसरी कमी की तरफ। तो यूरो को लागू करने को लेकर भी कई देशों में नाराजगी है। मतलब कि कई देश ऐसे हैं जो यूरो को अपने देश में लागू नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन, यूके में जब मार्गरेट थैचर थी तो उसी ने क्या करा था, उस टाइम पे यूके को यूरोपीय बाजार से अलग रखा था। ठीक है, किससे अलग रखा था, यूरोपीय बाजार से उसने क्या करा था, यूके को अलग रखा था मार्गरेट थैचर ने। उसके अलावा चलते हैं तीसरे के ऊपर। तो तीसरे में लिखा है कि भाई डेनमार्क और स्वीडन जो है, डेनमार्क और स्वीडन जो कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ने भी क्या करा है, मास्ट्रिच संधि और यूरो को मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, इन दोनों ने, डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिच संधि और यूरो को मानने से इनकार कर दिया है। ये भी उससे नाराज रहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि भाई हमारे जो है मास्ट्रिच संधि को अपनाया जाए और यूरो को लागू किया जाए।
तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे यूरोपीय संघ की, पूरी तरीके से यूरोपीय संघ को हमने प्रोसेस को समझा पहले, उसके बाद उसकी विशेषताएं और जो भी उसके प्रभाव थे उनको देखा, और लास्ट में कमियों को देखा। पूरी तरीके से यूरोपीय संघ खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है आसियान। तब तक के लिए देखते रहिएगा दिल्ली वाला टीचर।